नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य एक वाक्य अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवित्त। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है कवित्त को। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामानंद। तो रामानंद ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो नवगीत का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसकी समय क्या है? इसका समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1965। तो 1965 से नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंपरा कहानी के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो परंपरा कहानी के रचयिता का नाम क्या है? इसके लेखक हैं अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहस्यवाद का आधार क्या है? तो रहस्यवाद का आधार क्या है? तो इसका आधार माना जाता है अद्वैतवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है ये पंक्ति जो है किस महाकाव्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति है? तो गुरु सुवा जेहि पंथ दिखावा ये किस महाकाव्य के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्मावत। तो ये जो है पद्मावत के अंतर्गत आता है और इसके लेखक हैं जायसी। तो दो प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं मानी जाती हैं? तो ब्रज भाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मध्यकाल। तो ब्रज और अवधी जो है ये मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रामचंद्रिका को छंदों का अजाय बघर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजाय बघर किस विद्वान ने कहा है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजाय बघर कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो इसके संपादक हैं ओम प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? तो इतिहास दिवाकर की उपाधि जो है किस लेखक को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर की उपाधि प्राप्त है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? तो भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है या कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यम। तो यम को भरत मुनि के अनुसार करुण रस का देवता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा है? तो भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने।
तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि भक्तिकाल को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो है पूर्व मध्यकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो भारवी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम है दामोदर। दामोदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और भी जो परीक्षाएं हैं उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मैथिल कोकिल जो है किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विद्यापति। विद्यापति। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि जो है ये किस काल के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। तो चिंतामणि जो हैं ये रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि, मतिराम, भूषण, बिहारी, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सभी जो हैं ये उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुच्छेद 343(1). तो आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत संघ की भाषा जो है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में मानी जाती है? तो कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है ये किस भाषा के अंतर्गत मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्रज। तो ये जो है ब्रज के अंतर्गत आता है कृष्ण काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी को बोलियों के किस वर्ग की मानी जाती है? तो ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां जो हैं ये हिंदी के किस बोलियों के वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पश्चिमी हिंदी का उदय किससे हुआ था? तो ये हुआ था सौरसेनी। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उदय हुआ था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पंक्तियों के बीच नामक रचना किसकी है? तो दो पंक्तियों के बीच नामक रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलते हुए वन का वसंत रचना के लेखक कौन है? तो जलते हुए वन का वसंत रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार। बरगद की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो बरगद की छाया ये भी नेट में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बरगद की छाया उपन्यास के लेखक हैं सत्य प्रकाश सेंगर। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बरगद की छाया किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि ये पंक्ति जो है किस कवि ने कहा है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन माना जाता है? तो संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर ये किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कबीर। तो ये जो है कबीर दास की पंक्ति मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता कौन है? तो नए प्रतिमान पुराने निकस कृति के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा इसके लेखक हैं। जनातिक रचना के रचयिता कौन है? तो जनातिक
रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणति किसकी रचना मानी जाती है? तो परिणति किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है या कितने वर्गों के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5। तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां मानी जाती है? तो बुंदेली और कन्नौजी जो है ये बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पश्चिमी हिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अपभ्रंश। तो ये जो है अपभ्रंश से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली मानी जाती है? तो भोजपुरी मूलतः जो है किस प्रदेश की या किस राज्य की बोली मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार। तो ये जो है बिहार में बोला जाता है भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना मानी जाती है? तो महाकाव्य विवेचन किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं रांगे राघव। रांगे राघव इसके लेखक हैं। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? तो आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इसके लेखक हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नकेनवाद। नकेनवाद चलाया गया था सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर, और इसको जो है प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो तुलसी रसायन रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भागीरथ मिश्र। भागीरथ मिश्र। एक उठा हुआ हाथ किसकी रचना मानी जाती है? तो एक उठा हुआ हाथ रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं? ये भी प्रश्न आपका नेट में कई बार पूछा गया है। तो मुक्ति मार्ग के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण ही एकमात्र रस है, ये किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। तो करुण ही एकमात्र रस है, तो ये कथन किसका है? तो ये कहा है आचार्य भवभूति ने। भवभूति ने ये कथन कहा है कि करुण ही एकमात्र रस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागर्थ रचना किसकी है? तो वागर्थ रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कमला प्रसाद। कमला प्रसाद। वसुधा रचना किसकी है? तो वसुधा रचना के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया ज्ञानोदय रचना किसकी है? तो नया ज्ञानोदय रचना के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृति मानी जाती है? तो प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात
और भारत तत्व किसकी कृति मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं भारत भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। पहला पाठ किसकी रचना है? तो पहला पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास जो है किस बोली के अंतर्गत हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका खड़ी बोली हिंदी। तो खड़ी बोली हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो भाषा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहला आता है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है इसको अर्जित किया जाता है, समाज से, परिवार से इसको अर्जित किया जाता है, ना ही कोई इसी को जो है वरदान के तौर पर प्राप्त कर सकता है। इसको सिर्फ अर्जित किया जा सकता है परिवार से, समाज से। तो ये जो है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसके बाद भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जो है हर जगह एक जैसा नहीं होता है। भाषा जगह के साथ बदलता है। जैसे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो प्रदेशों में अंग्रेजी, फ्रेंच और भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अरबी, फारसी। तो भाषा जो है वो परिवर्तनशील होता है। और तीसरा है भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। तो ये तीन जो है महत्वपूर्ण भाषा के सत्य कथन हैं या भाषा के संदर्भ में सत्य कथन माने जाते हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रलिपि। तो पहला विकास क्रम में जो पहली लिपि आती है वो है चित्रलिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमल किनकी संस्था मानी जाती है? तो परिमल जो है ये किनकी संस्था मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नए लेखकों के। तो परिमल नए लेखकों की संस्था मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके कवि कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली। तो ये पंक्ति किसकी है? हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली। तो इस पंक्ति के लेखक हैं अज्ञेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश को किसका अवतार माना जाता है? तो हित हरिवंश को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बांसुरी। तो बांसुरी का अवतार माना जाता है हित हरिवंश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने किस उपन्यास को काव्य कोटि का उपन्यास कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राधाकांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? तो फिर से पढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल ने किसे माना है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका किशोरी लाल गोस्वामी। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है? तो वो हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो रघुवीर सहाय ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 6। तो 6 भागों में या 6 खंडों में विभक्त है रघुवीर सहाय ग्रंथावली। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? तो मुक्तिबोध की प्रसिद्धि का मुख्य हेतु क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लंबी कविता। तो लंबी कविता के कारण मुक्तिबोध प्रसिद्ध हुए थे हिंदी साहित्य में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था या किस स्थान से हुआ था? तो नया खून नामक पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर, नागपुर से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? तो कुबलय माला कथा के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं उद्यतन सूरी, उद्यतन सूरी इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुसरो की रचना खलिकबारी वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो खुसरो की रचना खलिकबारी वस्तुतः किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका फारसी हिंदी संकलन। तो खलिकबारी जो है ये फारसी हिंदी संकलन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आनंद कुमार स्वामी। तो आनंद कुमार स्वामी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ब्राचड़, ब्राचड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबरस के रचनाकार कौन है? तो सबरस के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मुल्ला वजही, मुल्ला वजही। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई है? समय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सन 1800। तो सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और ये हुई थी कलकत्ता शहर में, कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ये प्रश्न भी आपका नेट में पूछा गया था। तो बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव, इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बेकसी का मजार किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उपन्यास के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम क्या है? तो इसके प्रथम संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं, संपादक हैं, प्रथम संपादक सरस्वती के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। तो ये किस पंक्ति से लिया गया है? तो ये इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी महाशूद्र के लेखक कौन है? तो कहानी महाशूद्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं मोहनदास निमिष राय, मोहनदास निमिष राय इसके लेखक हैं। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि कौन हैं? तो खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह,
शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो बरवे रामायण में कितने बरवे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 69। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशव का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? तो केशव का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेतवा। बेतवा नदी के किनारे हुआ था केशव का जन्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप कौन सी भाषा मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उर्दू भाषा। तो ये जो है उर्दू भाषा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा, इस पंक्ति के कवि कौन है? तो फिर से पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर तुम्हारा ही खिलता चेहरा, तो इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के किस रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है? तो प्रसाद के किस रचना का कथानक महाभारत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सज्जन। तो सज्जन जो है इसका कथानक महाभारत पर आधारित है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आब किस विधा की रचना मानी जाती है? तो दो आब किस प्रकार या किस विधा की रचना मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका निबंध संग्रह। तो ये जो है निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्री रामाचरण पद्धति। तो श्री रामाचरण पद्धति में रामानंद ने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का प्रथम शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राजा जनक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पंक्ति है उर्दू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट करते हुए कहा गया था, रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है? तो ये जो पंक्ति है किसने कहा है? रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी सदासुख लाल। और ये पंक्ति जो है ये उर्दू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए खेद प्रकट करते हुए ये पंक्ति लिखी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, पंक्ति के रचयिता कौन है? तो प्रगट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रह गई दिशाएं उसी पार, उपन्यास के लेखक कौन है? तो रह गई दिशाएं उसी पार उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं संजीव। संजीव। मोहभंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? तो फिर से पढ़ते हैं। मोहभंग का सर्वाधिक प्रखर स्वर किस कवि की रचनाओं में दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका धूमिल। धूमिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहभंग काल किसे कहा जाता है? तो मोहभंग काल किसे कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका साठोत्तर काव्य काल को मोहभंग काल कहा जाता है। केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, ये किसका कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, तो ये कथन किसका है? तो ये लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? तो प्रसाद की किस रचना को स्मृति काव्य कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आंसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षाएं की हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों की समीक्षाएं की हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, पहले आते हैं तुलसीदास, फिर सूरदास और फिर जायसी। तो आप इनके नाम नोट कर लीजिए। तुलसीदास, सूरदास और जायसी जो हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी में इनकी समीक्षाएं मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मिधनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? तो रश्मिधनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिवंश तरुण। हरिवंश तरुण इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रश्मिधनु किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्चिकी किस भाषा की लिपि है? तो आल्चिकी जो है ये किस भाषा की लिपि मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका संथाली। रामदास कविता किसकी है जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है? तो रामदास कविता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की तीसरी आंख रचनाकार के लेखक कौन है? तो कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। प्रभाकर श्रोत्रिय इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है ये किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुर्की। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास आग का दरिया के लेखक कौन है? तो आग का दरिया उपन्यास के लेखक का नाम क्या है जो भारत या देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हैदर। कुरत्तुल एन हैदर इसके लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली किस कवि की पंक्तियां हैं? तो हंगामा हुआ ढेर लेकिन सूरत नहीं बदली किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दुष्यंत कुमार। कई बार जो है एग्जाम में जो प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया जो रचनाएं हैं उनके कथन और उनकी पंक्तियां कई बार पूछा गया है। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के जो उपन्यास हैं उस उपन्यास में जो पात्रों ने जो संवाद किए हैं, जैसे गोबर ने होरी को क्या कहा है या होरी ने धनिया को क्या कहा है, ये सभी प्रश्न जो हैं ये भी एग्जाम में आता है, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ममता। मशाल जलती रहे किसका नाटक है? तो मशाल जलती रहे किसका नाटक माना जाता है? तो इसके लेखक हैं हरिवंश तरुण, और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है तो बताना है कि इसके लेखक कौन है। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने रसाल। तो इस पंक्ति के लेखक कौन है?
मोहिनी मूरति सांवरी, सूरती नैना बने रसाल। तो इस पंक्ति के लेखक हैं मीराबाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1984, 1984 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो ये पंक्ति, इसके लेखक कौन ये बताना है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इसके लेखक कौन है? तो संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो इस पंक्ति के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली बाजार किसका उपन्यास है? ये प्रश्न भी आपका नेट में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मछली बाजार किसका उपन्यास माना जाता है? तो इसके लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी इसके लेखक हैं। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मछली बाजार किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुखों के दागों को तमगों सा पहना किसकी पंक्ति है? तो दुखों के दागों को तमगों सा पहना किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिला कहानी के लेखक कौन है? तो गिला कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। और गिला जो है ये कहानी विधा के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की है? तो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी सुदर्शन मजीठिया ने। सुदर्शन मजीठिया ने की थी नुक्कड़ नाटक की शुरुआत। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, नेट में पूछा गया है। मिलान वाले प्रश्न में ये पूछा गया है, जहाँ पे आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो कई बार जो है मिलान वाले प्रश्न उत्तर में शकुंतला की अंगूठी पूछा गया है। और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, नेट और केबीएस, एनबीएस में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो शकुंतला की अंगूठी जो है इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि शकुंतला की अंगूठी किस प्रकार के साहित्यिक रूप के अंतर्गत आता है? तो ये जो है नाटक के अंतर्गत माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेहरे चेहरे किसके चेहरे किसका नाटक है? तो चेहरे चेहरे किसके चेहरे नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर इसके लेखक हैं और ये जो है नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धक्का पंप किसका नाटक है? तो धक्का पंप इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राजेश जैन। राजेश जैन। और ये भी जो है ये भी नाटक विधा के अंतर्गत मानी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने 100 प्रश्न उत्तर डिस्कस किए। एक वाक्य प्रश्न उत्तर आज हमने डिस्कस किए। और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। और इससे पहले मैंने जो क्लास किए हैं, जैसे 2000 मैराथन क्लास, 1000, 1100, जिसमें हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा और विभिन्न प्रकार के जो विद्वान थे उन्होंने जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण किए हैं, उनके भी प्रश्न उत्तर हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। हमने अब तक जो है
20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर डिस्कस किया है हिंदी साहित्य में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।